है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका 16 जुलाई को जिसका एग्जाम था उसका तो एग्जाम हो गया होगा दोस्तों, और जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए अब क्या क्या आया है वो एक बार देख लीजिए। देखिए, जिसका भी बिहार पुलिस का एग्जाम आगे है, चाहे 20 तारीख का हो, 23 तारीख हो, 27 तारीख हो, 30 तारीख हो, किसी भी डेट में अगर आपका एग्जाम है तो ये अंतिम रिवीजन सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और ये सभी प्रश्न जो है 16 जुलाई के एग्जाम पर आधारित प्रश्न लिए गए हैं और ये जो है एग्जाम तक चलता रहेगा आपका। हमको अब लगता है कि अब आपका एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया गया है वो सभी हम आपको करवा रहे हैं। और इसमें हम लोग डेली जो है 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन को देखेंगे और 60 क्वेश्चन वहीं से लिया जाएगा जहां से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। हम तो सभी चीज आपको करवा दे के दिए हैं, बस एक आपका पॉलिटी है और पॉलिटी का आज जो है शाम में आपको 8 PM में महामैराथन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाने की संभावना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये भी बात आपको ध्यान दीजिए। देखिए, एक आया था दोस्तों, क्या आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम बात करें डायरेक्ट प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको जो डिस्कस किया जाएगा वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया था आपको पता होगा, 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का गठन किया था। क्या बोलेंगे, संविधान सभा का गठन किया था। और संविधान सभा का जो दोस्तों गठन किया था, इसका पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका दूसरा बैठक 11 दिसंबर को होता है। 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक होता है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखनी है सचितानंद सिन्हा को बनाया गया। क्या बोलेंगे, सचितानंद सिन्हा को बनाया गया। और फिर जो है 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक होती है उसमें किसको बनाया गया, तो याद रखनी है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद याद रखनी है तीसरी बैठक जो होती है दोस्तों 13 दिसंबर को होता है। और 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक होती है, इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोल सकते हैं आपका उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को याद रखनी है यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना को प्रस्तुत कब कर दिया, 13 दिसंबर 1946। राइट आंसर तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहां से थोड़ी सी बात को समझिएगा, प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान सभा ने अगर हम लोग पूछेंगे कि प्रस्तावना को जो स्वीकार किया दोस्तों वो कब किया, याद रखनी है 22 जनवरी 1947 को। क्या बोलेंगे, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो राइट आंसर यहाँ पर से अगर संविधान सभा ने स्वीकार पूछेगा, स्वीकार हो जाएगा आपका 12 जनवरी 1947। तो यहाँ तक आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, यहाँ से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो आपका प्रस्तावना था, प्रस्तावना में बोल सकते हैं दोस्तों आप जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और वो क्या है, याद रखनी है, विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म, विश्वास, उपासना की कोई भी चीज आपके बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, बोल सकते हैं विश्वास हो गया, और बोल सकते हैं क्या है, उपासना है। ये दोस्तों आपका 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। उसके बाद बोल सकते हैं 2 प्रकार की समानता यहाँ पर ली गई थी। और 2 प्रकार की समानता जो ली गई थी वो कौन था, प्रतिष्ठा एवं अवसर। क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठा एवं अवसर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे बंधुता की बात करेगा तो एकल बंधुता की बात किया गया था। बंधुता मतलब भाईचारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, भाईचारा, एकल बंधुता की बात किया गया था। और ये सभी का सभी कहाँ से लिया गया था, तो याद रखनी है फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। फ्रांस से बोल सकते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789 में जो है ये सब नारा उभरा था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये सभी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की बंधुता। और एक याद रखनी है, एक जो है न्याय शब्द लिया गया था दोस्तों। न्याय कितने लिए गए थे, 3 लिए गए थे। बोल सकते हैं आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। और ये जो है बोल सकते हैं कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, रूस से लिए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है।
आयरलैंड से क्या लिया गया था दोस्तों, डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और बोल सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी कहाँ से लिया गया था, तो वो भी दोस्तों आपका आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से दोस्तों क्या लिखा गया है, याद रखनी है, विधि का शासन, क्या बोलेंगे, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो याद रखनी है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों बोल सकते हैं प्रस्तावना की जो भाषा थी, ये प्रस्तावना की बोल सकते हैं, प्रस्तावना का भाषा दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिखा गया है। और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बस आप ये रिवीजन सीरीज देखिए और देखिए कितना आपका दोस्तों डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, रिकॉल होता है, और इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। देखिए राज्य ग्राम पंचायत का गठन की बात करेगा तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। और ये सभी अनुच्छेद जो है याद रखनी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में लिया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ से लिया गया, अभी तुरंत हमने बताया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णन किए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम पॉलिटी लिए हैं, उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री लिया गया है, ज्योग्राफी लिया गया है, साइंस लिया गया है, इकोनॉमिक्स लिया गया है, करंट अफेयर लिया गया है, एक भी चीज को नहीं छोड़ा गया है। बस आप धैर्य बनाकर पूरा वीडियो को देखिए और देखिए कि कहां पर आपसे नहीं हो पा रहा है, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया है, डीपीएसपी की परिभाषा, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा बोला गया है। 37 में बोला गया है कि यह जो है न्यायालय के बाद योग नहीं होगा। 38 में लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया। 39 में बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात किया गया है। 41 में दोस्तों कुछ दशा में सरकारी सेवा बोल सकते हैं। 42 में प्रस्तुति सहायता या मातृक सहायता बोल सकते हैं। 43 में बोल सकते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है। 44 में बोल सकते हैं समान सिविल संहिता। 41 में बोल सकते हैं 45 में बोल सकते हैं दोस्तों 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में एससी एसटी का प्रबंधन है। 47 में दोस्तों पोषाहार को बढ़ावा देना है। 48 में कृषि एवं पशुपालन, और 48 का को एकदम ध्यान दीजिएगा, बोल सकते हैं पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो यहाँ तक एकदम आर्टिकल आपको होठ पर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत की नागरिकता दोस्तों संविधान के भाग 2 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 1955 का अधिनियम यह बोलता है दोस्तों नागरिकता संबंधित नियम की भारत में जो है दोस्तों आप 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 5 प्रकार से जो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो कौन है दोस्तों, तो याद रखनी है, जन्म के आधार पर, बोल सकते हैं वंशीकरण के आधार पर, ठीक है, वशीकरण के आधार पर, बोल सकते हैं भूमि विस्तार के आधार पर, याद रखनी है भूमि विस्तार के आधार पर, बोल सकते हैं देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और बोल सकते हैं एक आपका हो जाएगा पंजीकरण के आधार पर। यही जो है बोल सकते हैं 5 तरह से जो है आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो संपत्ति अधिग्रहण से आप जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ अनुच्छेद 5 से 11 देखिए, अनुच्छेद 5 में बोला गया है कि दोस्तों जो आपको नागरिकता दिया गया है, याद रखनी है, संविधान मतलब भारत जब आजाद हुआ था। 6 में बोला गया पाकिस्तान से जो लोग भारत आया उसको नागरिकता दिया गया। 7 में बोला गया दोस्तों कुछ भारत के लोग जो है पाकिस्तान चल गए, फिर उसको पाकिस्तान बढ़िया नहीं लगा, फिर जो वहां से आया तो उसको नागरिकता 7 से दिया गया। 8वां में बोला गया दोस्तों भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं उसको नागरिकता दिया जाएगा। 9 में बोला गया दोस्तों अगर आप भारत दोस्तों 7 वर्ष तक नहीं लेते हैं, अगर आप कोई विदेश की मतलब कि कोई किसी भी देश का नागरिकता ले लिए हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में बोलता है कि दोस्तों आप ऐसा कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं करें जिससे कि आपका नागरिकता समाप्त हो, बल्कि नागरिकता बने रहने की चर्चा कहां पर किया गया, अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि नागरिकता संबंधित सभी कानून कौन बनाएंगे, तो संसद बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए आपके जो है भारत के राष्ट्रपति से महाभियोग कल पूछ दिया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में तो एक वीडियो मात्र 10 मिनट का दिए हैं, उसमें टोटल चीज बता दिए हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक है। इसके अलावा और भी कई आर्टिकल हैं, लेकिन यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट रखना है। तो अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति पद की चर्चा है। 53 में है, याद रखनी है, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो याद रखनी है वो जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में बोला गया है निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे इसके बारे में जानकारी दिया गया है। हम जो 10 मिनट का वीडियो बताएं इसमें पूरा विस्तार से बताएं कि कौन कौन भाग लेगा, कैसे लेगा। 55 में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो निर्वाचन पद्धति हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कोटा होता है एक प्रकार का, ठीक है, एकल संकरीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि कार्यकाल जो है इनका शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होगा। 57 में राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, कितनी बार चाहे, जितनी बार उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, ठीक है। 59 में बोल सकते हैं सेवा एवं शर्तें हैं, और बोल सकते हैं 60 में आपका क्या होता है दोस्तों, शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 61 में दोस्तों बोल सकते हैं महाभियोग है, क्या है, महाभियोग है, और यही चीज पूछा गया था कि आपको महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। और 62 में आपका ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति का पद अगर दोस्तों खाली होता है तो वो जो है 6 माह के भीतर जो है उसको भरना अनिवार्य है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिन भीतर लोकसभा में लौटा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों किसकी बात किया है, धन विधेयक की बात किया है, तो धन विधेयक हमेशा कहाँ पर आता है दोस्तों, तो याद रखनी है लोकसभा में आता है। कहाँ पर आता है, लोकसभा में। और याद रखनी है ये जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के अनुमति से आता है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के बोल सकते हैं 110 आर्टिकल में किया गया है। और याद रखनी है धन विधेयक की परिभाषा है 110 आर्टिकल में। और अगर हम लोग 109 आर्टिकल की बात करेंगे तो इसका प्रावधान, विशेष प्रावधान अगर बात करेगा धन विधेयक का कहाँ है, तो 109 आर्टिकल में, ठीक है। और धन विधेयक जो है याद रखनी है ये जो है लोकसभा को ही अधिकार है, राज्यसभा को इसको नाममात्र का अधिकार है, ठीक है। राज्यसभा को बोल सकते हैं कि इसका नाममात्र अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ ये 14 दिन तक इसको रोक कर रख सकता है। पारित कर दिया तब फिर भी ठीक है, नहीं पारित किया तब फिर भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों बोल सकते हैं 25 जनवरी 1950 को किया गया था। क्या बोलेंगे, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और यहाँ से आपको पूछ दिया गया था कि अभी जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए दोस्तों हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करेंगे तो चुनाव आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के 324 से लेकर 329 तक वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर आपको बात करेगा कि भारत का दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका सुकुमार सेन। कौन हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार सेन हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो है वर्तमान का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो आपका प्रश्न पूछा गया है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का अगर अध्यक्ष पूछ दिया वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। तो जिसने ज्ञानेश कुमार बनाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये किस क्रम के हैं, तो 26वें क्रम के हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश किया गया था। देखिए कल आपका जो है 10वां संविधान संशोधन पूछ दिया गया था जो कि दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला संविधान संशोधन पूछ सकता है, 1951 में हुआ था। और ये बोल सकते हैं इसी के द्वारा बोल सकते हैं संविधान में एक अनुसूची को भी जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन एक अनुसूची 9वीं को जोड़ा गया। और इसमें जो बोल सकते हैं कि भूमि सुधार बोल सकते हैं, भूमि सुधार के लिए जो है ये जो चीज लागू किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए ये चीज पूछा गया था कि भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक का जो है कितना आर्टिकल में है, तो ये तो हो जाएगा 148 में है। लेकिन इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसको अगर हटाने की बात करेगा दोस्तों तो हटाता राष्ट्रपति नहीं है, तो याद रखनी है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। किस द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा
हो जाएगा दोस्तों, तो इनका कार्यकाल यही रहता है। और वर्तमान में अगर आप पूछ दे कि दोस्तों भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो याद रखनी है अभी जो हो जाएंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा संजीव मूर्ति शायद है, ठीक है, संजय मूर्ति है। क्या बोलेंगे दोस्तों, संजय मूर्ति है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, संजय मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक मतलब जिसका आर्टिकल में दोस्तों अनुच्छेद में वर्णन है वो संवैधानिक होगा, नहीं तो दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है तो ये है। भारतीय चुनाव आयोग 324 में है तो ये है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 ईस्वी में किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 315 ईस्वी में है। तो यहाँ पर कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बोल सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मान के चलिए बिहार पुलिस में किसी कारणवश किसी का रिजल्ट नहीं होता तो वो आरटीआई के माध्यम से अपना दोस्तों चीज मंगा सकता है कि हम किस में फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा मिल्की वे का आकार है। देखिए दोस्तों आकाश गंगा किसको कहते हैं, तो ताराओं के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग याद रखनी है दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे, दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, या तो इसी को हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और इसका बोल सकते हैं 80% जो है आकार दोस्तों ये सर्पिलाकार है। क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार है, इसीलिए जो है इसको पूरा सर्पिलाकार के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, एक विषुव एक्यूमस एक वर्ष में कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो दोस्तों विषुवत रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और इसके नीचे जो है 23.5 डिग्री बोल सकते हैं मकर रेखा है, ठीक है। उत्तरी उत्तर और दक्षिण की बात करेगा, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर दोस्तों एक समय होता है, बोल सकते हैं ये होता है 21 मार्च का। 21 मार्च से जब दोस्तों ऊपर जाता है तो यहाँ पर 21 जून होता है। 3 महीना का दोस्तों गैप रहता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जब 21 जून से फिर वापस लौटेगा तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर होगा। जून के बाद क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये फिर आपका 23 सितंबर हो जाता है। और 23 सितंबर से जब नीचे जाता है मकर संक्रांति, तो ये फिर दोस्तों 22 दिसंबर हो जाता है। तो ये डेट को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों दोस्तों 2 बार दोस्तों विषुव पर होता है, एक शरद ऋतु में होता है और एक बसंत ऋतु में होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, पृथ्वी को सूर्य का पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। ये दोस्तों आपका ओजोन परत रखता है। क्या रखता है, ओजोन परत। और आपसे पूछा गया था कि ओजोन दिवस जो है याद रखनी है कब मनाते हैं, ये चीज पूछा जा गया था, या पूछा गया था कि ओजोन प्रोटोकॉल के लिए जो ओजोन के लिए जो प्रोटोकॉल लाया गया था वो कब लाया गया था। तो ओजोन के लिए जो याद रखनी है प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों 16 सितंबर 1987 ईस्वी को होता है। और ये कनाडा के शहर याद रखनी है मॉन्ट्रियल में होता है। कहाँ पर होता है, मॉन्ट्रियल में, इसीलिए इसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और 16 सितंबर को होता है, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखनी है ये जो पराबैंगनी किरण होता है उसको रोकने में मदद करता है कौन, बोल सकते हैं ओजोन। और ये याद रखनी है 16 सितंबर, इसका फार्मूला होता है O3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मंडल की बात करेगा तो ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का साम्राज्य हिमालय के स्थित है। तो भूटान का साम्राज्य हिमालय के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। अगर हम लोग भूटान की बात करेंगे तो भारत के साथ दोस्तों कितना सीमा साझा करता है, तो याद रखनी है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन, भूटान, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और याद रखनी है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भी कई बार में एग्जाम में पूछा गया, तो भारतीय मानक समय रेखा कितनी रेखा से गुजरती है, कितना डिग्री से, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ध्यान दीजिएगा। भारत की मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। और वो 5 राज्यों का नाम आपको ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है मौका। क्या याद रखिएगा, मौका, ठीक है। एम से आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओ से आपका हो जाएगा उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहां तक बात को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अगर हम लोग लूनी नदी की बात करेंगे दोस्तों तो ये याद रखनी है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये नदी जो है याद रखनी है कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसका पानी जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, लेकिन याद रखनी है इसमें जो है इसको नमक झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको नमक झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पानी क्या होता है दोस्तों, खारा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लूनी नदी की बात करेगा दोस्तों तो ये राजस्थान, क्या बोल सकते हैं, राजस्थान और बोल सकते हैं गुजरात, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली ये नदी है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो इसका बांध सूर सागर बांध हो जाएगा दोस्तों, जो कि कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, आपका पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये दोस्तों भी याद रखनी है, सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यहाँ पर कृष्णराज सागर बांध की बात करेगा तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर हो जाएगा, और ये बोल सकते हैं किस राज्य में हो जाएगा, तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ठीक है, मैट्टूर बांध की बात करेगा तो ये भी दोस्तों कावेरी नदी पर ही हो जाएगा, और ये दोस्तों कहाँ पर होगा, तो याद रखनी है तमिलनाडु में होगा। कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में होगा। नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर होगा, और इसी नदी के बारे में पूछा गया कि दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखनी है कृष्णा नदी निकलती है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, और ये दोस्तों कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तेलंगाना में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का कौन सा राज्य रबर की अग्रणी उत्पादक है? तो रबर की बात करेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं अगर आपको पूछ दे कि टीन में कौन है दोस्तों, यहीं आपको पूछ देता है तांबा में कौन है। ठीक है, यहीं आपको पूछ दे कि दोस्तों लो अयस्क में कौन होगा। ठीक है, यहीं अगर आपको पूछ दे कि दोस्तों जूट में उत्पादन राज्य कौन होगा, ये सब दोस्तों आपको अगर पूछ दे कि दोस्तों याद रखनी है कोयला में उत्पादन राज्य कौन होगा, ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखनी है टीन में दोस्तों कौन हो जाएगा, बस्तर जिला हो जाएंगे। कौन बोल सकते हैं, बस्तर जिला हो जाएंगे। ठीक है, और आपको यहां पर से याद रखनी है एक और ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम, क्या बोलेंगे, यूरेनियम भी आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में। तंबा की बात करेगा तो वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, क्या बोलेंगे, राजस्थान का खेतरी जिला हो जाएगा। लो एस की बात करेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा, याद रखनी है लो एस की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में होगा दोस्तों। कहां पर होगा, छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं कि याद रखनी है बस्तर जिला हो जाएगा। जूट के लिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कोयला के लिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रानीगंज हो जाएगा, ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। यूरेनियम के लिए याद रखनी है क्या हो जाएगा, जादूगोरा हो जाएगा, और जादूगोरा आपका कहां पर है, तो याद रखनी है झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन की बात करेगा तो ये भीमबेटका में पाया जाएगा दोस्तों, और भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के, याद रखनी है रायसेन जिले में है। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहीं पर दोस्तों पूरा पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। नालंदा में दोस्तों क्या है, नालंदा में याद रखनी है, बोल सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, जातक कथाएं से संबंधित है। यही क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था कि जातक कथाएं, तो याद रखनी है बौद्ध धर्म के दोस्तों जन्म के पूर्व की घटना जो है कहां पर बताई गई है, जातक कथा में बताया गया था। और एक प्रकार का बोल सकते हैं ये त्रिपिटक है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध से सवाल जो आपको पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का सबसे पहले पूछा जाएगा कि जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके माता जी का नाम क्या था। ठीक है, इनके पत्नी जी का नाम क्या था, इनके दोस्तों बच्चे का नाम क्या था। यहाँ से पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया, ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया, ये पूछा जाएगा। याद रखनी है इन्होंने दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया, ये पूछा जा सकता है। इनका दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों आपको पता है कि 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, शुद्धोदन था। ठीक है, याद रखनी। इनके माता का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखनी है यशोदा था, यशोधरा था।
सॉरी, इनके माता का नाम दोस्तों यशोधरा नहीं था, बल्कि इनके पत्नी का नाम था। इनके माता के नाम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे महामाया। क्या बोलेंगे, महामाया हो जाएगा, जो कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो जाती है। तब इनका भरण पोषण प्रजापति गौतमी यानी कि इनकी मौसी करती है। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यशोधरा हो जाएंगे। ठीक है, उनके बाद बच्चे का नाम क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया दोस्तों, सारनाथ में दिया। इनको हम लोग बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ज्यादा कहां पर उपदेश दिया दोस्तों, श्रावस्ती में दिया। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ दोस्तों, तो बौद्ध गया में, जिसको हम लोग संबोधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, मृत्यु कहां पर हुआ दोस्तों, कुशीनगर में हुआ। और इनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों, तो याद रखनी है 483 बीसी में हुआ। और बोल सकते हैं इसको हम लोग बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और इनके बाद जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये सब जो है बेसिक चीजें हैं, आपको हम कई बार बता रहे, बस आप लोग जुड़े रहिए, देखिए कितना चीज ज्ञान होता है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए, तो याद रखनी है सातवाहन वंश हो जाएंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो सिमुक हो जाएगा। सबसे पहला पूछा जाएगा, याद रखनी है सीसा का सिक्का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले सीसा का सिक्का किस वंश ने चलाया, तो याद रखनी है सातवाहन वंश ने चलाया। उसके द्वारा याद रखनी है इसका जो है चांदी का सिक्का, बोल सकते हैं तांबा का सिक्का, और बोल सकते हैं कांसा का सिक्का चलाया, जिसपे याद रखनी है चित्र अंकित किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, राजवंशों का चित्र अंकित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि हो जाएंगे। और इसमें बोल सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है मौर्यकालीन, क्या बोलेंगे, मौर्यकालीन के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। और इसका जो है बोल सकते हैं प्रशासनिक बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसमें हम लोग बोलेंगे अगर दोस्तों, तो 3996 बोल सकते हैं क्या है, सूक्त है। ठीक है, पतंजलि का कौन हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है महाभास। महाभास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। चरक अगर बात करेंगे तो ये चरक संहिता दोस्तों किसकी रचना हो जाएगी, तो चरक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। हम दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री में कितना बढ़िया से बताए थे। यह हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। और बोल सकते हैं मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर दोस्तों इस पर शासन कर लिया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब होता है, 1540 ईस्वी में होता है। पलासी का युद्ध कब होता है, 1757 ईस्वी में होता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा था आपको, प्रथम युद्ध याद रखनी है 1526, द्वितीय याद रखनी है 1556, और तृतीय याद रखनी है 1761। तो ये तीनों युद्ध एकदम ध्यान दीजिएगा। हो सकता है पर तृतीय पूछा है तो आपके एग्जाम में द्वितीय पूछ दे, जिसका 20 तारीख को हो। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों के दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। तो यहाँ पर अलाई दरवाजा के बारे में पूछा गया कि किस युग में बनाया गया, तो अलाई दरवाजा किसने बनाया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। तो ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत याद रखनी है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। तो वहीं पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल की बात करेंगे तो 1296 से लेकर 1320 तक है। तो यही दोस्तों हो जाएगा, याद रखनी इसी के बीच आता है। अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला की बात करेंगे, शिल्प कला की, तो सबसे पहले याद रखनी है ढाई दिन का झोपड़ा। क्या याद रखनी है, ढाई दिन का दोस्तों आपको झोपड़ा याद रखनी है। ढाई दिन का झोपड़ा के साथ साथ उसके बाद जो आपको याद रखनी है दोस्तों, उसके बाद याद रखनी है कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार हो जाएंगे। कुतुब मीनार के बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं अलाई दरवाजा। क्या हो जाएगा, अलाई दरवाजा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा हजार खंबा महल। क्या बोलेंगे, हजार खंबा महल। उसके बाद बोल सकते हैं सीढ़ी का किला। क्या बोलेंगे, सीढ़ी का किला। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी का किला हो गया दोस्तों। उसके बाद बोल सकते हैं दोस्तों, सीढ़ी के किला के बाद आप बोल सकते हैं निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। क्या बोलेंगे, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भी बोल सकते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। उसके बाद बोल सकते हैं सिकंदर का मकबरा। क्या बोलेंगे, सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा। ये सब चीज जो है याद रखनी है, कहाँ से संबंधित हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये तीनों की बात करेगा तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। और याद रखनी है ये कहाँ पर बनाया गया, दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, तो याद रखनी है इब्राहिम लोदी के द्वारा। किसके द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, कन्नौज की लड़ाई से शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था 1540, अभी तुरंत बताएं। देखिए एक दोस्तों होता है कन्नौज का युद्ध, इसी को हम लोग जो बोलते हैं, याद रखनी है, बिलग्राम के युद्ध से भी जानते हैं, ठीक है। और बिलग्राम का जो युद्ध होता है दोस्तों 1540 ईस्वी में होता है, और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी और बोल सकते हैं हुमायूं के बीच होता है। और हुमायूं को इस युद्ध में भारत से बाहर जाना पड़ जाता है, उसी के जगह पर शेरशाह सूरी ने मुगल वंश की जगह पर सूरी वंश की नींव डालती है, ठीक है, सूरी वंश की नींव डालती है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, आपके एक प्रश्न में पूछा गया था। चलिए आगे की बात करेगा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। अगर हम लोग बात करेंगे मुगल का राजकीय भाषा क्या था दोस्तों? फारसी था, लेकिन बाबर ने जो अपनी भाषा लिखा था बाबरनामा आत्मकथा, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी में इन्होंने जो है पानीपत युद्ध के बारे में चर्चा किया था, इसी में दोस्तों इन्होंने खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा किया था, इन्हीं के युद्ध में याद रखनी है घाघरा के युद्ध के बारे में चर्चा किया था, और इसी में बोल सकते हैं खानवा के बारे में चर्चा किया था, ठीक है, सॉरी चंदेरी के युद्ध के बारे में चर्चा किया गया था। तो ये सभी युद्ध एकदम ध्यान दीजिएगा, कल क्योंकि पूछ दिया है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हम कल ही बताए थे 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होता है। इसके दौरान 1526 में बाबर का पहला पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1528 में, और चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध। देखिए कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने दोस्तों मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब दोस्तों ये पहला कर्नाटक युद्ध होता है, और ये कब होता है? 1746 से 48 के बीच होता है। इसके बाद दोस्तों बोल सकते हैं एलेक्सा सापल की संधि होती है, क्या बोलेंगे? एलेक्सा सापल की संधि होती है, और एलेक्सा सापल की संधि के तहत जो बोल सकते हैं मद्रास को पुनः छोड़ दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं कर्नाटक की द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, तो ये दोस्तों कब होता है? तो 49 से लेके बोल सकते हैं 54 तक होता है। और तृतीय की बात करेगा तो ये 1700 बोल सकते हैं 56 से लेके 63 के बीच होता है। और ये अगर बात करेगा द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की संधि किस तहत समाप्त होता है? तो पांडुचेरी की संधि के तहत, और बोल सकते हैं 1756 से 63 के बीच जो होता है, ये याद रखनी है, पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह कब होते हैं दोस्तों? 1857 ईस्वी में होते हैं। और इसमें कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपको पूछ दे कौन था, तो पामस्टन थे। कौन थे दोस्तों? पामस्टन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति से अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर यहाँ पर पूछ दे कि बिहार के आरा से किसने किया था, आपको पूछ सकता है कि कानपुर से किसने किया था, आपको ये भी पूछ सकता है कि अवध से नेतृत्व किसने किया था, आपको पूछ सकता है कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। आपको यहाँ पर से पूछ सकता है दोस्तों इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, क्या बोलेंगे? इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। और आपको पूछ सकता है दोस्तों फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। और आपको पूछ सकता है कि मेरठ से नेतृत्व किसने किया था। रहने देते हैं। चलिए बिहार से अगर बात करेगा आरा से, तो ये कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। कानपुर से हो जाएगा नाना साहब, क्या बोलेंगे? नाना साहब। अवध से हो जाएगा बेगम हजरत महल, क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल दोस्तों हो जाएगा। और लखनऊ से भी यही थे, ठीक है। इलाहाबाद से हो जाएगा लियाकत अली खां, क्या बोलेंगे? लियाकत अली खां। फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। उसके बाद मेरठ से आपका हो जाएगा कदम सिंह। कौन हो जाएगा दोस्तों? कदम सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी है? देखिए दोस्तों आपका पूछ दिया गया था कि कलकत्ता से राजधानी जो दिल्ली स्थानांतरित किया है वो किसने किया है, ये चीज पूछ दिया गया था। तो जॉर्ज पंचम दोस्तों दिल्ली के तृतीय दरबार में आए थे दोस्तों, और इन्हीं ने घोषणा किया था कि बंगाल विभाजन दोस्तों हो गया था, तो बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द किया गया था। और इसी में बात किया गया था कि याद रखनी है भारत की राजधानी कलकत्ता से दोस्तों कहाँ पर स्थानांतरित होगा? दिल्ली स्थानांतरित होगा। और कलकत्ता की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 को किया गया था, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, जिसका कल एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी के द्वारा तैयार किया गया एक हस्तक्षेप नीति था, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा दोस्तों किया गया था। और 1798 में जो पहला दोस्तों सहायक संधि स्वीकार किया था वो हैदराबाद का निजाम किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैसूर के द्वारा भी किया गया, उसके बाद अवध के द्वारा भी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी माल किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये कार्यशील पूंजी के द्वारा जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि एवं स्थिति के सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था दोस्तों। और ये याद रखनी है कृषि पर था और ये किट मॉडल पर था। ये चीज पूछा जाएगा तो हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो मौद्रिक नीति तैयार करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों मौद्रिक नीति तैयार करता है। अगर हम लोग रिजर्व बैंक का कल राष्ट्रीयकरण पूछ दिया गया था कि कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। हो सकता है इसका गठन पूछ दे कि किस कब हुआ था, तो इसका गठन दोस्तों याद रखनी है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और इसका बात करेगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो याद रखनी है 1 जनवरी 1900 बोल सकते हैं दोस्तों 49 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम लोग बात करेंगे आरबीआई का दोस्तों जो गठन किया गया था, वो याद रखनी है उस समय भारत बोल सकते हैं इसके गवर्नर कौन थे? एसबॉर्न स्मिथ थे। क्या बोलेंगे दोस्तों? एसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर प्रथम भारतीय गवर्नर आपको पूछ दे कौन था, तो वो याद रखनी है सीडी देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीडी देशमुख ही। तो ये दोनों बात पर ध्यान दीजिएगा। और अभी अगर वर्तमान में पूछ देगा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका है संजय मल्होत्रा। क्या बोलेंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और संजय मल्होत्रा किस क्रम के बने हैं दोस्तों? तो 26वें क्रम के बने हैं। ये सभी बात को एकदम आरबीआई से द्वारा रिलेट करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो राज्य सरकार जब भारत पर कर लगाता है शराब एवं उत्पादन शुल्क पर, और ये याद रखनी है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से क्या होता है? बाहर होता है। जीएसटी याद रखनी है 101वां संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। और इसको कब लागू किया गया था? तो याद रखनी है 1 जुलाई 2017 से दोस्तों लागू किया गया है भारत में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? तो टमाटर, प्याज और आलू की टॉप फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम में का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को करने के लिए कम किया जाता है। और ग्रीन हाउस के लिए याद रखनी है क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों कब लाया गया था? तो याद रखनी है 1997 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों कर्नाटक में एक कंबाला त्योहार होता है, और एक बात करेंगे तमिलनाडु में होता है दोस्तों जल्लीकट्टू। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में होता है आपका जल्लीकट्टू। ये दोनों त्यौहार जो है याद रखनी है जानवर से संबंधित है। तो कर्नाटक में जो कंबाला है वो सांड की लड़ाई है, ठीक, सॉरी भैंसों की लड़ाई है। ठीक है, और ये जो जल्लू कट्टी है याद रखनी है ये जो दोस्तों आपका बैलों की लड़ाई हो जाएगा, या इसी को सांड की लड़ाई बोल सकते हैं। तो ये जो भी पूछेगा, अगर कर्नाटक पूछेगा तो भैंस, और तमिलनाडु पूछेगा जल्लीकट्टू तो बैल हो जाएगा। आगे की बात करेगा, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये पंजाब का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खुशहाली के तौर पर यह नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का याद रखनी है दोस्तों। नाग नागिन कहाँ का हो जाएगा? तो याद रखनी है उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र का याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र का दोस्तों लावनी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? याद रखनी है महाराष्ट्र का। असम की बात करेंगे सत्रिया नृत्य कहाँ का हो जाएगा? ये बोल सकते हैं दोस्तों शस्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ पर हो जाएगा? असम का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज किस क्षेत्र के प्रख्यात हैं? ये दोस्तों याद रखनी है, ये गायककार है। ठीक है, संगीतकार हो जाएंगे। और इसका जन्म दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये याद रखनी है दोस्तों शरद पवार की कथा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल आपको पूछा गया था दोस्तों हिंद स्वराज, क्या पूछा गया था? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो वो ये तो महात्मा गांधी का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का और सारे कई रचना है, तो इसको भी देख लीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे यंग इंडिया, क्या बोलेंगे दोस्तों? यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है नवजीवन। क्या बोलेंगे? नवजीवन किसकी है? तो ये भी है इन्हीं का। याद रखनी है गोपाल कृष्ण गोखले माई गुरु। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं, गोखले इज माई गुरु हो जाएगा। ये भी किनका है? इन्हीं का है। ठीक है, याद रखनी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी किसका है? तो याद रखनी है ये भी जो है महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी संस्थापक हैं। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों याद रखनी है बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है एक इन्हीं से संबंधित था
माधेकर पाटेकर, ठीक है, माधेकर पाटेकर, ये भी दोस्तों याद रखनी है, बचपन आंदोलन से संबंधित थे। और कैलाश सत्यार्थी को याद रखनी है, 1979 का जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका गठन होता है 1945 में, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका गठन दोस्तों, इसका मुख्यालय की बात करेगा पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे, और इन्होंने जो है याद रखनी है इसरो का गठन किया था। और इसरो का इस बोल सकते हैं गठन कब किया गया था दोस्तों? तो बोल सकते हैं 15 अगस्त 1969 ईस्वी को जो है इसरो का गठन किया गया था। इसका बोल सकते हैं हेडक्वार्टर की बात करेगा तो कहां पर हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो है वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया दोस्तों? तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है बी नारायण। कौन हो जाएगा दोस्तों? बी नारायण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाला? तो त्रिशूल किसे फेंकते हैं? नीचे से ऊपर, तो जमीन से हवा हो जाएगा। ब्रह्मोस याद रखनी है दोस्तों, सतह से सतह पर मार करने वाला है। अग्नि भी दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाला है। और सागरिकता एक प्रकार का बोल सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में बेटवेयर क्या होता है? तो जो आपका मानव मस्तिष्क का काम करता है वही दोस्तों कंप्यूटर में बेटवेयर करता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, एक पेटाबाइट 1024 दोस्तों ये याद रखनी है किसके बराबर हो जाएगा? टेराबाइट्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक टेराबाइट्स याद रखनी है 1024 दोस्तों गीगाबाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। और 1024 गीगाबाइट याद रखनी है दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे 1 गीगाबाइट बराबर याद रखनी है 1024 जो है मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है, मेगाबाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? तो लॉजिक गेट दोस्तों एंड नॉट और सभी लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोला कि नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेगा, यूडीपी क्या है दोस्तों? तो यूडीपी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आपके बिहार पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों हल्का पेपर सभी करवाते हैं, लेकिन जो प्रश्न आता है दोस्तों वो बाद में पहुंचता है। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका करवाया जाएगा। और ये आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए दाब मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये पास्कल हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर में क्या मापते हैं दोस्तों? विद्युत धारा को मापते हैं। कैंडेला में दोस्तों क्या मापते हैं? तो याद रखनी है ज्योति तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। और अगर केल्विन में बात करेंगे तो इसमें जो दोस्तों टेम्परेचर यानी कि ताप को मापते हैं। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। फाइडोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। क्या बोलेंगे? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? हम बताएं तो दोस्तों अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिणाम हो, परिमाण हो, ठीक है, दिशा नहीं हो। लेकिन सदिश राशि में हम बताए थे कि बॉ जिसमें आएगा वो सभी जो है सदिश राशि होगा। तो भार भी दोस्तों सदिश राशि है, तो यंग एवं मापक जो है आपका अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि और आपका कौन होता है? तो याद रखनी है द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है, लंबाई हो जाएगा। ये सभी जो है आपका क्या है दोस्तों? तो याद रखनी है अदिश राशि है। चलिए आगे की बात करेगा, एक तोप का गोला दागा गया है और यह गोले की गति का, ये तो प्रक्षेपण गति हो जाएगा, तो ये बोल सकते हैं प्रक्षेपण गति, जिसको हम लोग परवलय गति के नाम से भी जानते हैं। और यह कितना डिग्री पर फेंका जाता है दोस्तों? 90 डिग्री पर फेंका जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड तरंग पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन होगा? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। क्लोरीन का 17 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 35 होता है। सल्फर का दोस्तों कितना होता है? 14 होता है शायद, ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान देख लीजिएगा 26 शायद होता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर से सबसे अधिक क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो पाचन में कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता में जिम्मेदार है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ये हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर है और हीरा दोस्तों किसका अपरूप है? तो याद रखनी है कार्बन का अपरूप है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो कोशिकीय संरचना प्रोटीन के लिए उत्तरदायी होता है राइबोसोम। और राइबोसोम एक प्रकार का बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों। और ये चीज आपसे बिहार पुलिस में पूछा गया था। और ये किस संघ के जीव हैं? तो याद रखनी है मोनेरा संघ के जीव सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक
होते हैं और इसमें किसको रखा जाता है दोस्तों, जीवाणु को रखा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये प्रोटीन संश्लेषण में हमारा कार्य करता है राइबोसोम। लाइसोसोम दोस्तों अंतिक शरीर में पाचन का काम करता है। गोल्गी का दोस्तों यातायात प्रबंधन है। और ये इसके बारे में पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये जो है याद रखनी, हमारे शरीर में श्वसन का काम करता है। और श्वसन का दोस्तों याद रखनी है एटीपी के रूप में काम करता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान देनी है, एक भी बात को गलत नहीं करनी है। हम दोस्तों 60 क्वेश्चन करवाए, ये कैसा सीरीज रहा। अगर एग्जाम तक इस तरह से दोस्तों कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, हम ये दावे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटी के वीडियो में, महामैराथन क्लास में शाम में। जय हिंद, जय भारत।